हेलो स्टूडेंट, ACI 6 to 12 क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने बिहार बोर्ड वर्ग 8 क्लास का कब, कहाँ और कैसे का थ्योरी पहले भाग में विस्तृत रूप से, जो कि 50 से 51 मिनट का वीडियो है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब लोग प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। जो पहले रिक्त स्थान है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम लोग की किताब में पहले का प्रश्न है, एक का पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। मतलब हम बताए थे कि पूंजीपतियों का अधिक से अधिक मतलब क्या था। तो पूंजीपति जो कि अपना जो पैसा था वो किसी दूसरे कच्चे मालों पर लगाकर, उद्योग में लगाकर, जो उससे धन प्राप्त होती थी अपने फायदे के लगाते थे, उसे क्या बोलते थे? पूंजीवाद बोलते थे। पूंजीवाद का अर्थ समझते थे, इसे बताए थे। तो उसी में हम लोग जाने थे कि पूंजीवाद का अर्थ ही होता है कि अधिक से अधिक क्या करना, मुनाफा कमाना। जैसे हम मुकेश अंबानी को उदाहरण दिए थे, अंडानी का उदाहरण दिए थे, मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण दिए थे, सबका उदाहरण दिए थे। अब 15वीं शताब्दी में ख नंबर में है, एक के ख, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। तो बताए थे कि 15वीं शताब्दी यानी 1400 ईस्वी के बाद और 1500 ईस्वी के पहले शताब्दी के बारे में डिटेल्स से हम समझाए थे। तो 15वीं शताब्दी में पुंजागरण का प्रारंभ हुआ था। यह पुंजागरण कब प्रारंभ हुआ, किस देश से प्रारंभ हुआ था? यूरोप के इटली। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। बताए थे कि इटली के एक जो महान चित्रकार थे जिसका नाम था जियाटो, और अग्रदूत कहा जाता था। इटली के जो एक महान पुनर्जागरण काल का जो प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण काल का मतलब ही होता है कि फिर से जागना। पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है फिर से जागना। यह हम जो थ्योरी थी इसको पुनर्जागरण काल को 5-10 मिनट पर लिबरेट करके विस्तार पूर्वक समझाए थे। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रही होगी। और पुनर्जागरण काल का अग्रदूत जो है वो दांते को कहा जाता है। अब ग नंबर 1 के ग, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया डैश क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कम समय कम खर्च लेकिन अधिक काम। कम समय कम खर्च अधिक काम। इसके लिए तो मशीन ही जरूरत पड़ेगी। मशीनीकरण होने लगा। इंग्लैंड में जुलाहा ने भी मशीन से वस्तु बनाने लगी। ये सब हम चर्चा किए थे। JCB का भी उदाहरण दिए थे। JCB से कोई ज़मीन कुड़वाया जा रहा है, कोई मिट्टी कुड़वाई जा रही है तो जल्दी से कोड़ देती है। 20 मजदूरों को लगाया जाएगा उनके तुलना में। अब घ, एक के घ, अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित डैश रखा जाता है। सुरक्षित हम आंसर बोल चुके थे, ये बोला गया। अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को डैश रखा जाता है तो सुरक्षित। अभिलेखागारों में हम बताए थे जैसे पुलिस हुए, CID हुए, कर हुए, जितने भी जमीनी मानचित्र हुए, ये सब कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागारों में रखा जाता है। पुस्तकालय भी समझाए थे, ठीक है, म्यूजियम भी समझाए थे। और पढ़ेंगे ग, एक के अंग, समय के साथ देश और राज्य की डैश भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते हैं। तो डैश में हो जाएगा भौगोलिक सीमाओं, मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार। जैसे हम बताए थे कि अंग्रेज जो आए, बंगाल एक प्रांत था, बंगाल से बिहार को कैसे अलग किए, फिर बिहार से झारखंड उड़ीसा को अलग किए, फिर बिहार से झारखंड को अलग किए। इसी तरह से भारत एक बहुत बड़ा प्रांत था। भारत में थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब था। इस सब कैसे अलग हुआ? समय के अनुसार परिस्थिति थी कोई, तब अलग हुआ। जैसे यहाँ पे बंगाल से बिहार जब अलग हुआ तो यहाँ पे तो हार्डिंग थे 1912 में, ये सब तो अलग किए थे, ठीक है। अब सही और गलत है जो कि 2 नंबर में है। क नंबर में है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सही है। मतलब वैज्ञानिक प्रयोग बोले तो मान लीजिए कि हम वोटें देने जाते हैं, ठीक है, EVM मशीन का प्रयोग कर रहे हैं EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मशीन। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर कोई भी लोग जाकर अपना मत देता है। लेकिन जिससे मुद्दा उठता है कि ये मशीन जो है ख़राब है या कुछ है, तो हम अपना आवाज़ उठाने के लिए
स्वतंत्र हैं। कोई भी मशीन चीज़, मोबाइल ख़राब हो गया, इसे रिटर्न करने के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं। उस कंपनी पर आवाज़ उठाने के लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं। ख नंबर में है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। हम लोग इसको करेंगे गलत। क्यों? क्योंकि जो जेम्स मिल थे वो समझते थे का कि जो अंग्रेज भारतीय हैं, एशिया के लोग हैं, ये पिछड़े हुए हैं सभ्यता से, संस्कृति से, ठीक है, समाज मतलब शिक्षा से, सब पिछड़े हुए हैं। वो अब ये बांटना मतलब 3 कालखंडों में बांटे थे ना, ब्रिटिश भारत का शासन जो पुस्तक भी लिखे हैं 3 कालखंडों में बांटे थे। पहले बांटे थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अपने लिए ईसाई धर्म का प्रयोग नहीं किए हैं, जो कि उनके लिए एकता, राष्ट्रीयता का बोध कराता है। इसलिए उनके इस विचार से हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोग को भी तो इंडिया बोध करना चाहिए था। और ग नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ठीक है, ये गलत है या सही? तो गलत है, क्योंकि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब 1783 ईस्वी में चल रहा था, बोस्टन की टी चाय पार्टी 1789 ईस्वी में जब बोस्टन की टी पार्टी जब चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो अब वहाँ का जब बोस्टन की टी चाय पार्टी जब प्रारंभ हो गया था, अंग्रेजों से जब वो लोग अमेरिका जब स्वतंत्र हो चुका था, तो वहाँ तक गणतंत्र स्थापित हो चुका था। आज भी गणतंत्र अमेरिका है, गणतंत्र के वहाँ भी लोकतंत्र है, यहाँ भी लोकतंत्र है। ठीक है। अब घ नंबर 2 के घ नंबर, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। सही, मतलब ऐतिहासिक स्रोत बता रहा है, इसे सही मानिएगा। जैसे देखिए, हम बता रहे थे ना कि सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा ले लो, महात्मा गांधी के आत्मकथा ले लो, मुंशी प्रेमचंद, तुम लोग किताब में दिया है कफन को दान गब्बर, इस सब उनकी कथाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी थोड़ा बहुत इकट्ठा होती है, और लोग उनके आत्मकथाएं जानकारियों को प्राप्त कर एक अच्छे उनके बारे में जान सकते हैं और समाज को एक नई रचना दे सकते हैं। अब 2 का अंगन पढ़ेंगे। आदमी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई। मतलब आज़ादी के पहले जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, क्या आज भी वही रह गई है, पूछ रहा है। तो कहिएगा कि नहीं। देखिए, बांग्लादेश भी अलग हो गया था, मानचित्र में समझाए थे, और इधर पाकिस्तान भी अलग हो गया था। हमारे जी यहाँ भारत है, तो यहाँ पाकिस्तान भी अलग हो चुका है और बांग्लादेश भी अलग हो चुका है। अब 3 नंबर पर आएंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से में आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो मध्यकाल और ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त करना है, और आधुनिक काल में। तो मध्यकाल में तो इतिहास मतलब बताइएगा ऐतिहासिक स्रोत, लिखिएगा इस तरह से कि मध्यकाल में ऐतिहासिक स्रोत अभिलेखागार, शिलालेखों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों, धातुओं, पत्थरों पर पत्र लिखा जाता था, चाहे उनके बारे में राजाओं नवाबों के बारे में लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक कालों में छापाखाना के द्वारा, टाइपराइटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, नेट की ज़माना आ गई है, मतलब आधुनिक प्रक्रिया के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, यही अंतर मतलब उदाहरण देते हुए समझाना है। जैसे अशोक के जो मध्यकालीन भारत में शिलालेख 13 हैं, वो अपने 3 भाषाओं में लिखा है, उसका भी उसमें जिक्र कर देंगे। और आधुनिक में तो हम लोग ले लेंगे इंटरनेट का, जैसे बता देंगे। आज के युग में हम लोग पत्र टाइपराइटर के द्वारा या टाइप करके भी निकाल देते हैं। और सेकंड बोल रहा है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस काल खंडों में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो जेम्स मिल जो कि क्या था, अंग्रेज को जेम्स मिल ब्रिटिश का नागरिक था। तो जेम्स मिल अंग्रेजों को भारतीय से श्रेष्ठ और बेहतर समझता था। उनका मानना था कि भारतीय इतने पिछड़े और असभ्य हैं, यहाँ की संस्कृति भी पिछड़ा है, कि अंग्रेज शासन से ही उसका कल्याण हो सकता है। कि यहाँ अंग्रेज शासन करें, अपना साम्राज्य स्थापित करें, अपना उपनिवेशवाद स्थापित करें, तो उनका कल्याण ही क्या है, संभव है। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शब्दों में बांटा, जो कि हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि ब्रिटिश शब्द से उन्होंने अपने लिए राष्ट्रीय और एकता का बोध कराने की कोशिश की है। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास को इस प्रकार के कालखंडों में बांटने से हम सहमत नहीं हैं। इनका विचार
भेदभाव और पूर्ण है, अपूर्ण है मतलब। अब पढ़ेंगे तीन। देखिए प्रश्न 3, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सरकारी दस्तावेजों को हम पुस्तकालय और अभिलेखागारों में सुरक्षित रख सकते हैं, या इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नरी के दफ्तर, कचहरी आदि में रख सकते हैं। और चौथा प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी में इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। बताए थे पुनर्जागरण का जब प्रारंभ हुआ तो वैज्ञानिक पद्धति भी विकसित हो गई। तो कोई वैज्ञानिक पद्धति मुझ में उधर सही गलत हम लोग दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता है, जो कि ईवीएम मशीन का हम लोग उदाहरण दिए थे। तो प्रेरित किया, फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। प्रश्न चिन्ह लगाने की आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र अंधविश्वास पर भी प्रेरित किया, मतलब जो अंधविश्वास थे, धार्मिक क्षेत्र थे, मतलब धर्म के लिए कोई किसी का बलिदान कर देता था, पहले के समाज में थी, आज बहुत रुक गई है, नाक के बराबर है, ठीक है, या कोई उसी में लगा रहता था। हमेशा मान लीजिए कि कोई गरीब को दूध ना देकर किसी के दूध चढ़ाना, अनाज देना, ये सब करना, ये सब बहुत अंधविश्वास थी, जो कि पुनर्जागरण का प्रारंभ होने से सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंधविश्वास समाप्त हुआ, धार्मिक क्षेत्र में थोड़ी कमी आई, ठीक है। व्यापारिक और अन्य संपर्कों के द्वारा इस दृष्टिकोण का विस्तार धीरे धीरे दुनिया के दूसरे भागों में भी हुआ। इससे आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। थैंक यू। आप लोगों का कब, कहाँ और कैसे पाठ का प्रश्न उत्तर हो चुका है। इसका थ्योरी भाग 1 यानी फर्स्ट वीडियो में है, दोनों को देख लीजिएगा। पार्ट 1 आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।